तो फिजिकल प्रॉपर्टी करने वाले हैं हम आज। ठीक है, चैप्टर का नाम है मेटल और नॉन मेटल। पूरा चैप्टर देख लेते हैं फटाफट। तो पहला टॉपिक है इसमें कि मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है। तो मेटल साइन करते हैं, साइन सरफेसेस होती है मेटल के पास। इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है लस्टर। क्या बोला जाता है? लस्टर। ठीक है। उसके बाद हम अगर उसको पीटे और वो सीड्स में कन्वर्ट हो जाए, दैट इज मेलेबल। मेलेबल, ठीक है ना। गोल्ड और सिल्वर के अंदर सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। पतली पतली वायर बना डालो तो उसको बोलते हैं डक्टिलिटी। और उसमें सबसे बड़ी बात एग्जांपल देता है गोल्ड। 2 किलोमीटर की तार बनाई जा सकती है भाई एक ग्राम से। और ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट होता है। मतलब आप गर्मी ट्रांसफर कर सकते हो एक कोने से दूसरी तरफ, और करंट भी यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो सकती है। तो ये प्रॉपर्टी होती है कंडक्टिंग की। बढ़िया कंडक्टर जो है कॉपर और सिल्वर देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद है अगर इसको पीटो तो साउंड आती है आपको, टन की जैसे घंटी बजेगी तब आवाज आएगी। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं सोनोरस। अगले टॉपिक में देखते हैं यार नॉन मेटल और मेटल में जो बड़े एक्सेप्शंस के तरीके से देखा जाता है। ठीक है ना। जैसे मेटल जो होते हैं ज्यादातर क्या होते हैं सॉलिड, लेकिन मरकरी जो है लिक्विड मिलेगा आपको रूम टेम्परेचर पे। ये भी बात बड़ी अजीब सी है। गैलियम और सीजियम इतना ज्यादा उसका लो मेल्टिंग पॉइंट है कि उनको अगर हाथ में ले लो ना तो हाथ में ही पिघल जाता है, मेल्ट हो जाता है। फिर उसके बाद बात करें आयोडीन, एक नॉन मेटल है लेकिन ये दस्तरस है यानी साइन करता है, चमकता है। फिर कार्बन जो है एक नॉन मेटल है लेकिन इसके एलोट्रॉप जो है ना इतने मजबूत है कि भाई लोहे को भी टक्कर दे सकते हैं, जैसे डायमंड सबसे ज्यादा मजबूत है। फिर उसके बाद ग्रेफाइट जो है कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, जो कि नॉन मेटल की प्रॉपर्टी ही नहीं है। फिर उसके बाद करें बात अल्कली मेटल्स की। अल्कली मेटल्स जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनको इतने सॉफ्ट होते हैं ना कि चाकू से भाई काट डालो फटाफट। ठीक है, जैसे बर्फी कट रही है। और इसकी लो डेंसिटी भी होती है। तो अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मेटल और नॉन मेटल दोनों के करेंगे। पहले मेटल के बारे में देखते हैं। तो मेटल ज्यादातर जितने भी होते हैं ज्यादातर क्या बनाते हैं, बेसिक कंपाउंड्स बनाते हैं, और नॉन मेटल एसिडिक कंपाउंड बनाते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार मार्क करके लिख लो आप कि मेटल जो है वो क्या करते हैं, एज ए बेस की तरह बिहेव करते हैं यानी बेसिक कंपाउंड बनाएंगे। और जो नॉन मेटल हैं वो क्या करते हैं, वो एसिड यानी एसिडिक कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है ना। तो अगर मैं प्रॉपर्टी में देखूं तो अगर बेसिक है तो उसके रिएक्शन भी करके देखते हैं। कोई भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो आपको ध्यान रखना है तो वो मेटल ऑक्साइड बनाएगा। फिर कोई भी मेटल अगर पानी के साथ रिएक्ट करता है तो आपको ध्यान रखना है कि वो मेटल हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। हाँ, कोई भी अगर मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करता है पानी के साथ तो वो क्या बनाएगा, फिर मेटल हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा। तो ये कंपाउंड है। अब इसके एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या बनने वाला है, सोडियम ऑक्साइड Na2। फिर उसके बाद मैं कहता हूँ यहाँ पे जैसे मान लो मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन, तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। और इसको बैलेंस करने के लिए प्लस माइनस चार्ज यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। बैलेंस वगैरह देख लेना। ठीक है। फिर यहाँ पे ये बैलेंस हो जाएगा। इस वाले में यहाँ पे हाफ लगा देना है। ठीक है, इस तरह से बैलेंस हो जाएगा। और देख लेते हैं। फिर उसके बाद अगर मैं मान लो यहाँ पे रिएक्ट करता हूँ सोडियम ऑक्साइड को, या सोडियम को डाल देता हूँ पानी के साथ, तो क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। फिर उसके बाद अगर मैं सोडियम ऑक्साइड को वाटर में डालूं तो ये सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड ही बनेगा, बट ये 2 कंपाउंड मोल में बन जाएंगे। मेटल जो है अगर बेसिक है, मेटल अगर बेसिक है तो बेसिक का आपको पता है बेस और एसिड जो है रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करता है। बहुत बढ़िया। जैसे मैंने लिखा सोडियम, अब यहाँ पे लिख दिया मैंने एक एसिड HCl। अब इसके साथ आपका बन जाएगा NaCl प्लस, यहाँ पे O तो है नहीं तो हाइड्रोजन गैस। बहुत बढ़िया, बेसिक है। लेकिन कुछ जो मेटल होते हैं, सम मेटल्स जो है बिहेव एज ए एसिड एंड बेस बोथ। सम मेटल्स behave like as a acid as well as base। उसको हम एम्फोटेरिक बोलते हैं। तो उसको क्या बोलेंगे भाई, एम्फोटेरिक। ठीक है, क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक। तो उनको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। तो जब इसमें कौन एग्जांपल आता है, एग्जांपल बहुत बढ़िया है, एल्युमिनियम और जिंक। ठीक है ना। और भी आता है, अगर बेरिलियम कहीं मिल जाए तो वो भी बन जाता है। तो इनको आप ध्यान रखोगे। ठीक है ना। तो क्या करते हैं ये लोग, जैसे मान लो एल्युमिनियम
ऑक्साइड है, मैंने इसका यूज़ किया एसिड के साथ, तो ये इसके साथ भी रिएक्ट करेगा एज ए बेस बन के एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस H2O, ठीक है ना, क्योंकि ऑक्सीजन का सोर्स था यहाँ पे। लेकिन अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड अगर यहाँ पे बेस आ जाए, एल्यूमिनियम ऑक्साइड किसी बेस के साथ रिएक्ट कर जाए, यहाँ पे मान लो NaOH के साथ, तो ये बेस आ गया, अब बेस के साथ भी रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इन दोनों के साथ रिएक्ट करके ये सिंपल बन जाएगा सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है ना। और हाइड्रोजन का सोर्स है, ऑक्सीजन भी है, H2O। इसको कैसे बनाया जाता है, ये +3 है, ये +1, तो टोटल 4 हो गया, तो इसका -2 हो गया, तो 2 लगाते हैं तो ये बैलेंस हो जाता है। अगले टॉपिक के बारे में बात करें कि इसमें भाई ऑक्सीजन के साथ क्या सब एक जैसे रिएक्शंस वो करते हैं, क्या एकदम से एक जैसी स्पीड है, तो ऐसा नहीं है। सोडियम और पोटेशियम जो है जैसे ही हवा में रखो वो तुरंत फटाफट रिएक्ट कर जाते हैं, यहाँ तक कि आग लग जाता है हवा में ही, ठीक है ना। इसीलिए इनको अगर प्रोटेक्शन देनी है, जलने से या ऑक्सीजन से रिएक्ट करने से बचाना है, तो कैरोसिन के अंदर डुबा के रखते हैं। तो इसको अंदर कहाँ रखेंगे, कैरोसिन के अंदर रखेंगे, ठीक है। अब अगर बात करें मॉडरेट जो रिएक्शन शो करते हैं, जिनको थोड़ा बहुत टेम्परेचर दो तब रिएक्ट करेंगे, उसमें मैग्नीशियम एल्युमिनियम जिंक जैसे मेटल आ जाते हैं। अगर एक बात करो यहाँ पे, मैग्नीशियम फर्दर रिएक्ट नहीं करता, जैसे मान लो एक लेयर इसकी ऊपर की रिएक्ट हो गई सब फटाफट, ठीक है ना, तो ये एक प्रोटेक्शन की लेयर बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देगा, जो आगे फर्दर मेटल को डिकम्पोज होने से बचा लेता है। इसी तरह से एल्युमिनियम भी ऑक्साइड की लेयर बना लेता है। और कुछ तो है जो हाई टेम्परेचर पे भी नहीं रिएक्ट करना चाहते, उसमें कौन आता है, गोल्ड, प्लेटिनम और सिल्वर। यहाँ पे हम आयरन के बारे में बात कर लेते हैं। आयरन जो है ऐसे तो नहीं जलता, लेकिन आयरन अगर उसको पाउडर फॉर्म में आप कन्वर्ट कर लो, ठीक है ना, तो फिर वो बर्न हो जाएगा, जल जाएगा, ठीक है ना। और हम बात करें, कॉपर भी नहीं जलता। तो कॉपर को अगर देखा जाए, कॉपर का वेसल है, इसको आप बहुत ज्यादा हीट कर रहे हो तो इसके ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग चढ़ जाती है, किसकी, क्यूप्रस ऑक्साइड की। तो यहाँ कॉपर ऑक्साइड +2 में है, इसीलिए इसके ऊपर +2 चार्ज, तो कॉपर ऑक्साइड की एक लेयर बन जाएगी, जिसकी वजह से ये इसको प्रोटेक्ट करता है वैसे डैमेज होने से, ठीक है ना। अब देखो भाई, प्रोटेक्टिव ऑक्साइड की लेयर बन रही है तो उसका क्यों ना फायदा उठाया जाए। जो बढ़िया बढ़िया बर्तन वगैरह आते हैं उनके ऊपर हम एल्युमिनियम की कोटिंग करते हैं, उसी को हम बोलते हैं एनोडाइजिंग। तो एल्युमिनियम की अगर मैं इसके ऊपर कोटिंग कर दूंगा, लेयर चढ़ा दूंगा एल्युमिनियम ऑक्साइड की, अब क्या होगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर चढ़ गई इसके ऊपर, ये Al2O3 की, तो ये क्या है, फर्दर डिकम्पोज होने से प्रिवेंट हो जाएगा। तो ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती है, किसकी, एल्युमिनियम ऑक्साइड की। एल्युमिनियम ऑक्साइड की लेयर फॉर्मेशन की वजह से उसको क्या हो जाएगा, लेयर फॉर्म हो गई, जिसकी वजह से क्या मिलेगा, प्रोटेक्शन। इसको करने का प्रोसेस समझ लेते हैं, ठीक है ना। इस प्रोटेक्शन को कैसे प्रोवाइड किया जाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एनोड में एक मैं जो बैटरी होती है ना, उसमें कैथोड और एनोड होते हैं। तो एनोड पे जो है आर्टिकल यूज किया जाएगा एल्युमिनियम का, प्योर एल्युमिनियम का आर्टिकल यूज किया गया, और इसको डिप कर दिया गया सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर। भाई किसके अंदर डिप कर दिया गया, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 में। अब क्या होगा, यहाँ पे जो एल्युमिनियम रिएक्ट होगा, इसका सरफेस जो है जल्दी जल्दी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक लेयर बनाएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड की, जिसकी वजह से बहुत क्लीन और साफ, बहुत जबरदस्त फिनिशिंग आ जाती है। तो इस तरह से इसको बाहर थोड़ी देर के बाद निकाल दिया जाएगा और ये चमक मेंटेन रहेगी। तो बाद में इस कंडीशन से हम कई सारे आर्टिकल्स को इसी तरह से एनोड बनाकर फिर उसको सल्फ्यूरिक एसिड में डिप करके फिर उसके ऊपर एक लेयर चढ़ा देते हैं, ठीक है ना, जो फर्दर मोटी कोटिंग बना देता है एल्युमिनियम ऑक्साइड की, जिसकी वजह से वो प्रोटेक्टेड रहेगा और बहुत क्लीन और वेल शाइनिंग फिनिश देता है वो, ठीक है। अब हम बात करें कि मेटल की रिएक्शन किसके साथ, वाटर के साथ किस तरह से होती है, ठीक है ना, इसके बारे में बात करें तो कुछ जो है हाई रिएक्टिव है विद वाटर के साथ। हाई रिएक्टिव के बारे में बात करते हैं, वो कैसे हैं, जैसे आप मेटल लोगे प्लस पानी डालोगे तो वो फटाफट रिएक्ट करके बेस कंपाउंड बना देंगे, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। और अगर हो सके तो हीट, नहीं तो जरूरी नहीं हीट रिलीज हो, लेकिन कुछ केसेस में होता है, जैसे सोडियम यहाँ पे वाटर के साथ रिएक्ट करके करेगा और पोटेशियम भी ऐसा करेगा, ठीक है ना, वो हीट जनरेट करते हैं, जिसमें हीट रिलीज हुई उस प्रोसेस का नाम है, उस प्रोसेस का नाम एक्सोथर्मिक। तो यहाँ NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस, KOH प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस हीट, तो यहाँ भी हीट, तो इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी ये हीट जनरेट कर रहे हैं।
अब कैल्शियम बात करें तो इतनी तेजी से रिएक्शन नहीं करता, बट रिएक्ट तो करता है। कोल्ड वाटर से भी ये रिएक्ट हो रहे हैं, ठीक है ना, कोल्ड वाटर से भी रिएक्ट हो रहे हैं इजीली। तो इसके साथ रिएक्ट करो तो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बन जाएगा, और यहाँ पे हीट जनरेट नहीं होगी। तो इस तरह से देखो इनकी रिएक्टिविटी चलती है। एक रिएक्शन और बात करते हैं, मैग्नीशियम और वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं। अब जो कोल्ड वाटर से रिएक्ट हो रहा था वो नहीं होगा, अब गर्म करना पड़ेगा, यानी हॉट वाटर से। तो अगर पानी गर्म करोगे तब रिएक्ट होगा, तो मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस। अच्छा, मैग्नीशियम और कैल्शियम के कंपाउंड जहां भी होंगे ना रिएक्शन के टाइम पानी में डाला तो ये ऊपर फ्लोट करते हुए नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि फ्लोट करने का इनके पास एक जरिया है, हाइड्रोजन इनके साथ चिपक जाता है, हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस के चिपकने की वजह से ये सरफेस पे आ जाते हैं और फ्लोट करते हैं, चाहे कैल्शियम हो चाहे मैग्नीशियम। अब जो है कुछ तो गर्म पानी से भी रिएक्ट नहीं होंगे, तो अब रिएक्ट होंगे वो किससे? वो रिएक्ट होते हैं गैस से, यानी स्टीम से। तो स्टीम से रिएक्ट होने वाले में दो लोगों को यहाँ लिख लो, एल्युमिनियम को, आयरन को, ठीक है। ये स्टीम से रिएक्ट होते हैं, ठीक है, यानी गैस फॉर्म में वाटर है। तो इधर भी रिएक्शन में ऑक्साइड बना दो आप, Al2O3 प्लस हाइड्रोजन गैस और Fe2O3 और हाइड्रोजन गैस। तो ये इस तरह की कंडीशन है। अब हम बात करें, कुछ तो ऐसे हैं जो स्टीम से भी रिएक्ट नहीं होते, उनमें आ जाता है अपना लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। ये भाई तो स्टीम से भी रिएक्ट नहीं करते, वाटर से तो रिएक्ट ही नहीं करते, ठीक है। मेटल की रिएक्शन अब हम एसिड के साथ देख लेते हैं। कोई भी एसिड हो सकता है यहाँ पे, तो क्या बनेगा? अगर उसमें हाइड्रोजन डेरिवेटिव है तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस बन जाएगी, ठीक है, हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। जैसे मैग्नीशियम को मैं रिएक्ट कराऊं HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो अपना बन जाएगा MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। और हम बात करें यहाँ पे आयरन को रिएक्ट करा दो HCl के साथ, तो फिर यहाँ पे आपको मिल जाएगा आयरन क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। इस तरह से आप रिएक्शन करवा सकते हो। जो कुछ एसिड है जो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करेंगे, जैसे एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट कर जाए नाइट्रिक एसिड, मान लो HNO3 रिएक्ट कर जाएगा, तो वो इधर एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 प्लस H2O पानी बन जाता है भाई, हाइड्रोजन नहीं, पानी बन जाएगा, प्लस यहाँ पे NO2 गैस जनरेट हो जाएगी, ठीक है। बैलेंस है 3 4 तो 6, यहाँ पे 2 लगा दो और ये बैलेंस हो गया, ठीक है। तो इस तरह से Al2O3 यहाँ पे 2 लगा दो, ठीक है। यहाँ पे देखो 3 4 2 6, यहाँ पे हो गया 6, वाटर के भी 2, और यहाँ पे नाइट्रोजन के कंपाउंड में 2 लगा दो, यहाँ पे 2 लगा दो, NO गैस जनरेट होगा। तो ज्यादातर नाइट्रिक एसिड के जो डेरिवेटिव है NO, N2O और NO2 प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है ना। ये इस तरह के कंपाउंड प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन मैग्नीशियम के साथ ये ऐसा नहीं कर पाते HNO3 के साथ। तो यहाँ पे भाई मैग्नीशियम नाइट्रेट, NO3 का होल ट्वाइस, और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर देते हैं। मैग्नीज भी ऐसा कर सकता है, तो ये दोनों ही हाइड्रोजन लिबरेट करवा सकते हैं, MnNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है ना। ये दोनों लिबरेट करा सकते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं करवा पाते, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे इसमें रिएक्टिविटी, तो रिएक्टिविटी भी है कुछ, तो मैग्नीशियम है, फिर एल्युमिनियम है, फिर उस तरह से जिंक। तो कुछ रिएक्टिविटी सीरीज होती है जिसके अकॉर्डिंग ये रिएक्ट करते हैं।